हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो गाइस काफी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो देखिए आज के लेक्चर में हम क्या कवर करेंगे। आज के लेक्चर में हम जानेंगे गाइस कि आखिरकार जो नई अमेंडमेंट्स है वो क्या कहती हैं। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं अमेंडमेंट्स के बारे में। सबसे पहले गाइस देखिए तो द मिनिस्ट्री हैज प्रपोज्ड द रिमूवल ऑफ इम्प्रिजमेंट एज ए पेनल्टी फॉर द लेस सीवियर कॉन्ट्रावेंशंस। यानी कि मिनिस्ट्री ने अभी क्या रिमूव कर दिया है, इम्प्रिजमेंट को, यानी कि जेल को रिमूव कर दिया है अगर जो क्राइम है वो क्या है, लेस सीवियर, यानी कि छोटे मोटे क्राइम्स के चलते हम क्या करेंगे, इम्प्रिजमेंट को बैन कर देंगे या फिर इम्प्रिजमेंट आपको नहीं होगी। ठीक है, तो ये नई अमेंडमेंट्स आई हैं। तो बात करते हैं कि आखिरकार ये अमेंडमेंट्स किस तरीके से आई हैं, क्या वो कब से लागू हो रही हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। सो व्हाट आर द अमेंडमेंट्स इन द EPA यानी कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये कुछ डिस्क्रिप्शन है मेरे बारे में, आप वो देख सकते हैं। तो चलिए लेक्चर के बारे में बात करते हैं। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जिसे हम EPA के नाम से जानते हैं। देखिए गाइस आर्टिकल नंबर 253 आर्टिकल 253 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कंसिस्ट करता है, मेनली 4 चैप्टर और 26 सेक्शन कंसिस्ट करता है। ठीक है, उसके अंदर क्या बोलता है, उसके अंदर बोलते हैं कि हम किस तरीके से हमारे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, वो हमारे लिए जरूरी है। तो उसके लिए जो भी मेजर लिए जाएंगे वो हम EPA के अंडर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार ये आइडिया आया किस तरीके से, कुछ तो हुआ होगा। तो बिल्कुल देखिए भोपाल गैस ट्रेजेडी, इसको तो सभी जानते हैं, सारे के सारे एनवायरमेंटल स्टूडेंट, मेरे ख्याल से कोई एनवायरमेंटल स्टूडेंट नहीं होगा जिसके बारे में नहीं जानता होगा। फिर भी कि 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी होने के कारण क्या हुआ, वहाँ पे मतलब काफी सारे लोगों की डेथ हुई थी और मतलब बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ था उसका। ठीक है, तो उसके कारण क्या हुआ है कि एक नया आइडिया स्ट्राइक किया मन में कि भाई हमारे पास कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना, कोई एक्ट होना चाहिए, कोई ना कोई ऐसा मेजर होना चाहिए जो कि क्या कर सके कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, क्योंकि इन्वायरमेंट तो इस तरीके से डिग्रेड हो जाएगा और कुछ ना कुछ ऐसे प्रिवेंशन होना चाहिए कि ये जो एक्सीडेंट है उनको, उनके नंबर को मिनिमाइज किया जा सके। ठीक है, तो उसके लिए क्या आया हमारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, यानी कि ठीक भोपाल गैस ट्रेजेडी के 2 साल बाद हमारा EPA आ गया था। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें तो देखिए मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि 1972 में ना गाइस यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट, जिसे हम स्टॉकहोल्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो मतलब सबसे पहले तो वही हुई थी 1972 में। उसमें क्या डिसाइड किया गया कि हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ अब हमें ऐसे स्टेप लेने की जरूरत पड़ेगी जिसके कारण हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसे रूल्स लेके आने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ ऐसे इंप्लीमेंटेशन स्टैंडर्ड्स लेके आने पड़ेंगे जिसके कारण क्या हो सके कि इन्वायरमेंट को हम प्रोटेक्ट कर सकें या फिर कंजर्व कर सकें। ठीक है, तो EPA क्या था हमारे इंडिया का, तो उसमें क्या है कि हम कुछ ना कुछ ऐसे डिसीजन ले जिसके कारण जो ये स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस वाले क्या कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड्स लेके आ रहे हैं कि भाई आपको ये स्टैंडर्ड्स अचीव करने हैं। ठीक है, आपको इस तरह अचीव करना है या फिर आप ये कर सकते हैं, तो उनको किस तरीके से अचीव करेंगे उसके लिए क्या था, EPA है। ठीक है, ये क्या कंसिस्ट करता है, ये काफी सारी चीजें कंसिस्ट करता है कि कौन कौन से जैसे वाटर एक्ट हो गया, एयर एक्ट हो गया, ठीक है, PLA हो गया, काफी सारी क्या है एक्ट कंसिस्ट करता है। ठीक है, उसके अलावा क्या कंसिस्ट करता है कि क्या कर सकते हैं अगर कोई मान लो कि फॉर एग्जाम्पल कोई एक पर्सन है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है वो क्या कर रहा है कि वो इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहा है। ठीक है, कोई एक इंडस्ट्री है वो क्या कर रही है, अपनी जरूरत से ज्यादा क्या करती है, पोल्यूटेंट एमर्स कर रही है। ठीक है, पोल्यूटेंट बहुत ज्यादा रिलीज कर रही है। ठीक है, तो उसके ऊपर क्या होगा, फाइन लग सकता है, पेनल्टी हो सकती है, मतलब क्या कितना फाइन लग सकता है उसको, जेल होगी नहीं होगी, उसके ऊपर क्या मेजर लिए जाएंगे, क्या उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, वो सारा का सारा डिसाइड करता है EPA। क्लियर। तो अब बात करेंगे EPA के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में। तो देखिए द प्रोविजन ऑफ द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट रिलेट टू द प्रोटेक्शन एज वेल एज इंप्रूवमेंट, यानी कि यहाँ पे हम प्रोटेक्शन और साथ ही साथ इंप्रूवमेंट की बात करेंगे कि किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ उसको इंप्रूव किस तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, तो दोनों चीजों को लेकर चलेंगे। उसके अलावा बात करें तो देखिए जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है वो क्या है, एक तरह से अम्ब्रेला एक्ट है। अम्ब्रेला एक्ट जैसे मैंने आपको बताया कि ये बहुत सारे एक्ट को कंसिस्ट करता है, एयर एक्ट हो गया, वाटर एक्ट हो गया, तो मतलब काफी सारे एक्ट हैं जो इसके अंदर कवर होते हैं, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, अम्ब्रेला एक्ट। ठीक है, क्योंकि अम्ब्रेला के अंदर की काफी सारी चीजें कवर हो रही हैं, उसी तरीके से इसे बोलते हैं अम्ब्रेला एक्ट। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें देखिए EPA 1986 में आपको जैसे कि बताया कि ये तो मतलब जैसे नॉर्मली बताया गया कि DOE यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ द एनवायरमेंट कब एस्टेब्लिश हुआ था 1980 में, फिर उसको कन्वर्ट कर दिया गया था MOEF में। और अब क्या है, जो MOEF है वो मेन बॉडी है जो कि सारे के सारे मतलब रूल्स रेगुलेशन वगैरह वो देखती है कि किस तरीके से इन्वायरमेंट के रिलेटेड हम क्या मेजर ले सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा बात करें तो 2 सेक्शन है गाइस जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों के दोनों सेक्शन 51A और साथ ही साथ आर्टिकल 48A दोनों ही हमारे UGC नेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और EPA के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 51A क्या कहता है, 51A हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमारी जो इन्वायरमेंट उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ठीक है, हेरिटेज प्रॉपर्टी उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, मतलब उसको मेंटेन करके रखना चाहिए, ऐसे कुछ ना कुछ क्या है इसमें फंडामेंटल रूल्स दिए गए हैं। उसके अलावा बात करें तो 48A की बात करें तो 48 बात करते हैं सेफ गार्ड ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को, किस तरीके से हम वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं 48। तो देखिए दोनों के दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा स्टार मार्क कर रही हूँ इसे, तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। उसके अलावा बात करते हैं हम देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है EPA का, कि आखिरकार इस एक्ट को किस तरीके से बनाया है, इसका पर्पस क्या है मेनली। तो पर्पस मैंने आपको सबसे पहले बताया कि क्या था, जो 1972 की स्टॉकहोल्म हुई है उसके जितने भी मेन ऑब्जेक्टिव है उन सभी को इंप्लीमेंट करना पहला ऑब्जेक्टिव है। सेकंड हम बात करें तो क्या है कि प्रोटेक्ट और इंप्रूव द एनवायरमेंट, की किस तरीके से हम एनवायरमेंट की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं, वो है। सेकंड हम बात करें तो हजार्डस वेस्ट की, हजार्डस वेस्ट को किस तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, सेफ्टी मेजर किस तरीके से ले सकते हैं ताकि लिविंग क्रिएचर को कम से कम डैमेज हो। उसके अलावा बात करें तो प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन की, किस तरीके से पोल्यूटेंट्स को हम क्या कर सकते हैं कि उनको मिनिमाइज कर सकते हैं। इस तरीके से क्या लिया जाता है कि एक इंडस्ट्रीज है तो उन्हें क्या दिया जाएगा, एक फिक्स स्टैंडर्ड की आप इसी स्टैंडर्ड तक इतना ही
क्या कर सकते हैं, एमिशन कर सकते हैं। उससे ज़्यादा एमिशन करने पे आपको क्या होगा, फाइन या फिर पेनल्टी देनी पड़ती है। इसके अलावा लेइंग द स्टैंडर्ड फॉर द क्वालिटी ऑफ द एनवायरमेंट, कि जगह जगह पे काफ़ी सारे जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में देखते हैं ना, देखेंगे वहाँ पे क्या होता है कि पोल्यूटेंट को मेजर करने के लिए वहाँ पे मशीन्स लगाई होती है जो कि मेजर करती हैं कि आज के टाइम पे अभी कितना पोल्यूटेंट की अमाउंट कितनी रही है। तो वो क्या है, लेइंग द स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड ले करते हैं कि इस एरिया में इस पोल्यूटेंट की अमाउंट इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे नेक स्टैंडर्ड्स भी होते हैं। उसके अलावा बात करें तो देखिए गाइस, द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द एरियाज फॉर लोकल ऑफ द इंडस्ट्रीज, लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री सॉरी। तो क्या होता है कि इंडस्ट्रियल एरिया है तो मेनली वहाँ पे इंडस्ट्रीज होती हैं। रेजिडेंटल एरिया यानी कि जहाँ पे इंडस्ट्री होंगी, किस एरिया में इंडस्ट्री हो सकती है, उसके चारों ओर पेड़ वगैरह लगा देते हैं। ठीक है, रेजिडेंटल एरिया होता है, उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ता है। अगर रेजिडेंटल एरिया के पास आप इंडस्ट्री लगा रहे हो तो वहाँ के लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, उन्हें हेल्थ से रिलेटेड इशू हो सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग भी क्या करना पड़ता है, लोकेशन भी सेट करनी पड़ती है। द सेफ गार्ड फॉर हैंडलिंग द हजार्डस वेस्ट या फिर सब्सटेंसेस। तो क्या है कि अगर आप हजार्डस वेस्ट को हैंडल कर रहे हो तो आपको उसके अकॉर्डिंग क्या करने पड़ेंगे, सेफ्टी मेजर लेने पड़ते हैं। ठीक है, कोई भी इंडस्ट्री है, अगर वहाँ पे क्या है कि हजार्डस वेस्ट की हैंडलिंग का काम चल रहा है तो वहाँ पे काफ़ी सारे वर्कर्स हैं, वो भी काम कर रहे होंगे। ठीक है, उन्हें तो इतनी नॉलेज नहीं होती है कि ये वेस्ट है, इसको छूने से क्या हो जाएगा। ठीक है, बट जो मेन ओनर होता है उसको पता है कि वो वहाँ पे क्या हो रहा है, हजार्डस वेस्ट रिलेटेड काम हो रहे हैं। या फिर धीरे धीरे वो जब वहाँ पे काम करने जाते हैं उन्हें भी पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे हजार्डस वेस्ट काम है तो हमें ये पहनना ही पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि काफ़ी सारे के कुछ हमें क्या लेने पड़ते हैं, सेफ्टी मेजर लेने पड़ते हैं। उसके बाद बात करें तो रिसर्च रिलेटेड टू प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंट, यानी क्या कि हम इन्वायरमेंटल की प्रॉब्लम से किस तरीके से टैकल कर सकते हैं, उसके लिए हमें रिसर्च करते रहनी चाहिए। तो ये कुछ थे ऑब्जेक्टिव ऑफ EPA। नेक्स्ट हम बात करेंगे द स्कीम ऑफ द एक्ट, यानी कि इस एक्ट के अंदर कौन कौन सी मेनली हमारे, मैंने आपको जैसे बताया जैसे कि इसमें क्या है, 4 चैप्टर है, ईपी के अंदर 4 चैप्टर है और इन 4 चैप्टर को फर्दर डिवाइड कर दिया गया 26 सेक्शंस के अंदर। क्लियर। तो देखिए जो सबसे पहला है चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, वो क्या बोलता है, प्रीलिमिनरी, यानी कि यहाँ पे मेनली कुछ नहीं है, सिर्फ एक तो टाइटल आपको पता होना चाहिए। टाइटल, इसका टाइटल क्या है, 10 बार बोल दिया यार, EPA 1986, यानी कि EPA 1986 क्या इसका टाइटल है। ठीक है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। नेक्स्ट इसमें क्या हो जाएगा, कुछ एक डेफिनेशन कवर करता है। ठीक, डेफिनेशन लाइक कि पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, पोल्यूशन क्या होता है, हैंडलिंग क्या होता है, हजार्डस वेस्ट क्या होता है, इस तरीके कुछ एक डेफिनेशन कवर करते हैं। फिर अब बात करते हैं हम सेकंड चैप्टर की। तो सेकंड चैप्टर में पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर होती है। ठीक है, वो क्या करती है, स्टैंडर्ड बना सकती है, वहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकती है। इन्वायरमेंट के फेवर में जितनी भी रूल्स रेगुलेशन होंगी वो सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने का काम करेगी। अगर कोई क्या कर रहा है कि उन रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है तो उसके लिए क्या कर सकती है, वो सजा भी दे सकती है। ठीक है, तो ये कुछ पावर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की कि वो किसी भी इंडस्ट्री में जाके क्या कर सकती है, देख सकती है भाई वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, जैसे उन्होंने बताया है। तो वो कुछ ना कुछ क्या कर सकते हैं, वहाँ पे सैंपल्स ले सकते हैं और उसके बाद फिर अगर वो जेन्युइन है तो सही है, और नहीं है तो फिर उनको क्या दे सकते हैं, बोल सकते हैं कि भाई आप ये इज्जत करो, और फिर भी नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियसली भाई सजा तो मिलेगी। नेक्स्ट बात करें तो प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ द एनवायरमेंटल एंड पोल्यूशन, किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, अबेटमेंट सजा, मतलब क्या क्या हम सारे के सारे इसमें कवर आगे हम कर लेंगे। मिसलेनियस में भी कुछ टर्म्स हैं कि मतलब अगर दूसरी लॉज का उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, अगर कोई भी क्राइम है तो अगर वो EPA के अंदर कवर होगा या फिर दूसरे के अंदर कवर होगा, वो क्या हो जाएगा, हमारा मिसलेनियस हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो प्रीलिमिनरी, प्रीलिमिनरी जैसे बताया 2 चीज़ें कवर करते हैं, शॉर्ट टाइटल कवर करता है, एक्सटेंट यहाँ पे एक्सटेंट आएगा। तो वो क्या है, एक्सटेंट यानी कि कंप्लीट इंडिया को, पूरे की पूरी इंडिया को कवर करता है। डेफिनेशन में मैंने आपको बताया कि काफी सारी डेफिनेशंस होती हैं, जैसे कि एनवायरमेंट हो गया, हैंडलिंग हो गया, हजार्डस हो गया, तो ऐसे कुछ डेफिनेशन कवर करते हैं प्रीलिमिनरी। तो ये फर्स्ट सेक्शन और ये हो गया सेकंड सेक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनरल पावर फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या पावर है, सबसे पहले बात करें तो सेक्शन नंबर, ये नॉर्मल है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का मेनली काम क्या है कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को रेगुलेट करना। ठीक है, इन्वायरमेंट क्वालिटी को इंप्रूव करना, ये आप हर चीज़ में मेंशन कर सकते हैं, नॉर्मल सी बात है। सेक्शन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो सेक्शन नंबर 3 क्या बोलता है, सेक्शन नंबर 3 बोलता है कि मे कंस्टिट्यूट अथॉरिटी और अथॉरिटीज फॉर द पर्पस, यानी कि मेनली सेक्शन 3 बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर के बारे में बताता है वो। ठीक है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या ले सकती है, क्या क्या स्टेप उठा सकती है इन्वायरमेंट की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, वो अथॉरिटी डिजाइन कर सकती है, कुछ एक ऑफिसर्स को इंप्लीमेंट कर सकती है कि आप चेक करो यहाँ पे सही से काम हो रहे नहीं हो रहे। ठीक है, वो क्या कर सकते हैं पर्सन, वो क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं। उसके अलावा बात करें तो देखिए वो क्या कर सकते हैं कि मतलब किस तरीके से उन्हें काम करना है, एक अच्छे से डायरेक्शन देनी होती है कि आपको ये काम इस तरीके से करना, तो वो उस तरीके से कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 6 की बात करें तो इम्पावर द गवर्नमेंट टू मेक रूल्स फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। अब ऐसा तो है नहीं कि सीधा रूल्स बना दिए और वो फॉलो जाएंगे, पहले उसको पार्लियामेंट में देना पड़ता है, उसके बाद उसका अप्रूवल होगा, फिर ही जाकर वो इंप्लीमेंट होते हैं, तो उसमें काफी टाइम टेकिंग प्रोसीजर हो जाता है। नेक्स्ट बात करें तो सेक्शन 7 क्या बोलते हैं, पर्सन कैरिंग एन इंडस्ट्री ऑपरेशन नॉट टू अलाउ टू, मतलब एक फिक्स स्टैंडर्ड से ज़्यादा आप डिस्चार्ज नहीं कर सकते। उसके बाद क्या है कि अगर आप करेंगे तो ऑब्वियसली आपको उसके लिए सजा मिले ही मिलेगी। और अगर आप वेस्ट को हैंडल कर रहे हैं जो कि हजार्डस है नेचर में, हजार्डस वेस्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है मेनली, कि वो क्या होता है, इग्निटेबल होता है, टॉक्सिक नेचर का होता है, कोरोसिव नेचर का होता है, ये कुछ क्या होती है मेनली प्रॉपर्टीज होती हैं हजार्डस वेस्ट की। तो उसके अंदर क्या है कि अगर आप हजार्डस वेस्ट को हैंडल कर रहे हैं तो आपके पास प्रॉपर सेफगार्ड मेजर होनी चाहिए, अगर नहीं है तो भी दिक्कत है भाई। सेक्शन नंबर 9 क्या बोलता है, फर्निशिंग ऑफ द इन्फॉर्मेशन टू द अथॉरिटीज एंड एजेंसी इन सर्टेन केसेस। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि वहाँ पे इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। 10 क्या बोल रहा है कि द पावर ऑफ द एंट्री एंड इंस्पेक्शन, कि अगर ना फॉर एग्जांपल कोई भी पर्सन शिकायत कर रहे, कोई भी यहाँ पे इंडस्ट्री लगी हुई है और उसके अंदर से काफी सारा क्या है पोल्यूशन एमिट हो रहा है, या फिर वो क्या कर रहे हैं, उनके वहाँ से क्या हो रहा है, वाटर पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। ठीक, और वो वहाँ के पास की नदी में है वो डाल रहे हैं, तो वहाँ के किसी एक पर्सन ने क्या कर दिया, शिकायत कर दी, और वो बोलते हैं कि इस इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ गलत काम हो रहा है।
ठीक है, वो क्या कर रहे हैं कि वाटर पोल्यूशन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगी है, रिवर का वाटर है वो पोल्यूट हो रहा है, तो उसके कारण क्या कर सकते हैं कि जो CPCB के मेंबर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ अथॉरिटी कंसिस्ट कर सकते हैं, कुछ ना कुछ ऑफिसर्स को वहाँ पे भेज सकते हैं, तो वो ऑफिसर क्या करेंगे फिर उस इंडस्ट्री में जाके इंस्पेक्शन करेंगे। ठीक, वहाँ से कुछ ना कुछ सैंपल ले सकते हैं कि यहाँ पे आपके कुछ ना कुछ सैंपल लीजिए, और सैंपल लेते वक्त क्या होना चाहिए कि जो इंडस्ट्री वाले बंदे हैं वो वहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने वहाँ पे क्या ले लिया, सैंपल ले लिया। सैंपल लेने के बाद वो क्या करेंगे कि लेबोरेटरीज में जाएंगे, जो लेबोरेटरीज में गवर्नमेंट लेबोरेटरी होनी चाहिए। ठीक है, वो वहाँ पे क्या करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने के बाद क्या होता है, जो गवर्नमेंट एनालिस्ट होता है वो उसके ऊपर सिग्नेचर कर देगा कि हाँ भाई मेरे भी साइन है। उन्होंने पहले से क्या ले लिए, जो इंडस्ट्री ओनर था उसके भी साइन ले रखे हैं पहले से ही, और जो CPCB वाले ऑफिसर थे उनके भी हैं, और सभी के पास क्या होती है, उसकी फोटोकॉपी भेज देते हैं। उसके बाद क्या है, रिपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट एनालिस्ट ने रिपोर्ट दे दी कि ये इसके अंदर पाए गए हैं, अब आप आगे देखो। तो उसके बाद क्या होता है, अगर इसमें बिल्कुल क्लियर है कि नहीं जी कोई दिक्कत नहीं है वाटर में, और जो शिकायत थी वो झूठी थी, तो वो बच गया इंडस्ट्री वाला। और अगर उसके अंदर रिपोर्ट के अंदर आ जाता है कि नहीं बिल्कुल सही शिकायत है, इसके अंदर तो ये इतनी हार्मफुल सब्सटेंस पाए गए हैं, और यही हार्मफुल सब्सटेंस जो है वो इस इंडस्ट्री से रिलीज होते हैं, तो इसका मतलब वो इंडस्ट्री फंसी। अब उसके ऊपर क्या हो जाएगा, पेनल्टी होगी, पेनल्टी कुछ भी हो सकती है उसके ऊपर। लेकिन CPCB ने क्या कर रखा है कि भाई अगर आप मतलब दिक्कत कर रहे हो एनवायरमेंट को, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हो, तो आपको क्या करनी पड़ेगी, फिक्स पेनल्टी देनी पड़ती है। और अगर आपका जो क्राइम है वो कुछ ज़्यादा ही है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, फिर आपको मेनली जेल भी हो सकती है। तो अब बात करते हैं कि आखिरकार कितना पेनल्टी देना पड़ता है। देखो, इन द केस ऑफ नॉन कॉम्प्लायंसेस और कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द करंट प्रोविजन ऑफ EPA, यानी कि अगर आपने EPA को सही तरह से फॉलो नहीं किया, यानी उसके रूल्स रेगुलेशन को आपने नहीं माना, यानी कि आप क्या होगी, वॉलेट हो गया, आपने उसको रूल्स को डिस्टर्ब करा, तो आपको क्या हो सकती है, विद पनिश्ड विद इंप्रिजमेंट, आपको जेल भी हो सकता है 5 साल तक के लिए, और साथ ही साथ आपको 1 लाख रुपए तक का फाइन भी देना पड़ सकता है, या फिर आपको दोनों के दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि 5 साल तक की जेल भी हो जाएगी, फाइन भी देना पड़ गया, या फिर दोनों भी हो गए। तो मतलब भाई अगर फंस के तो दिक्कत ही दिक्कत है। ठीक, इन द केस ऑफ द कंटिन्यूएशन ऑफ द सच वॉयलेशन और एडिशन फाइन, अगर फिर भी नहीं माना कोई, बिल्कुल ही जिद्दी है, तो उसको क्या हो सकता है, 5,000 रुपये तक का एवरीडे का फाइन भी हो सकता है। सो अगर फिर भी उसके बाद भी नहीं मान रहा है, तो उसके बाद भी वो क्या कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है अपना जैसा काम उसका चल रहा है वैसा कर रहा है, तो उसके बाद भी क्या हो सकता है कि उसको इंक्रीजमेंट उसकी और भी ज़्यादा हो सकती है। और साथ ही साथ क्या होता है, इंक्रीजमेंट उसकी और भी ज़्यादा हो सकती है, मतलब पहले तो 5 साल तक के लिए थी, अब उसकी इंक्रीजमेंट को बढ़ा दो और वो 7 साल तक की भी हो सकती है। तो उसके बाद ऑफेंस बाय द कंपनीज, अगर कंपनी कर रही है तो वहाँ पे जितने भी बंदे प्रेजेंट है सारे के सारे उसके जिम्मेवार होंगे। उसके अलावा बात करें तो ऑफेंस बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में दिक्कत पाई जाएगी तो HOD को पकड़ेंगे सीधा। ठीक है, कि भाई आप चलो हमारे साथ, आपकी गलती है। ठीक है, उसके अलावा बात करें तो क्या ये कवर हो गया, मिसलेनियस। ठीक है, वो क्या बोलते हैं, द प्रोटेक्शन ऑफ द एक्शन टेकन इन गुड फेथ, अगर अच्छे फेथ में कोई भी डिसीजन लिया गया है, अच्छी नीयत के साथ कोई डिसीजन लिया गया तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, यहाँ पे प्रोटेक्शन। उसके बाद कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस आ जाएगा, इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट्स एंड रिटर्न्स आ जाएंगे कि आपको क्या करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। ठीक है, उसके अलावा मेंबर ऑफिसर, ये तो मैंने आपको बताया कि सेक्शन 3 के अंदर क्या होती है, जो CPCB होती है वो अथॉरिटीज कंसिस्ट करती है कुछ, जो कि आगे जाके क्या करती हैं कि कार्रवाई करती है। बार ऑफ द जुरिडिक्शन, पावर टू डेलीगेट। अभी बार ऑफ जुरिडिक्शन क्या बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल हमें कोई केस जीतना होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले नॉर्मल कोर्ट में अप्लाई करते हैं, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसके बाद हाई कोर्ट हो गया, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, जो एक बार फाइनल डिसीजन कर दिया जाएगा वो फाइनली रहेगा CPCB के थ्रू। देन आ जाता है पावर टू डेलीगेट। पावर टू डेलीगेट की अगर बात करें तो पावर टू डेलीगेट क्या बोलते हैं, पावर टू डेलीगेट बोलता है कि क्या है कि कोई भी रूल्स है, उन रूल्स के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं कि रूल्स के अकॉर्डिंग बोलते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, पावर को डेलीगेट कर सकते हैं, यानी कि अब मेरी पावर है, मैं किसी दूसरे पर्सन को देना चाह रही हूँ तो मैं वो कर सकती हूँ, लेकिन मुझे उसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन में गैजेट मतलब ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए देना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो इफेक्ट ऑफ अदर लॉज की, अदर लॉज का भी इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ एक कोई भी एक एक्सीडेंट है, कोई भी इंसिडेंट है, ठीक है, तो वो एयर एक्ट के अंडर कवर हो रहा है, एयर एक्ट 1981 के अंडर कवर हो रहा है, और साथ ही साथ वो EP के अंडर कवर हो रहा है, तो उसको EPA के अंडर कवर करेंगे या फिर एयर एक्ट के अंडर कवर करेंगे, तो उसको करेंगे हम एयर एक्ट के अंडर कवर। नेक्स्ट बात करें तो पावर टू मेक रूल्स की, रूल्स बनाने का भी हमारे उनके पास क्या होता है, राइट होता है, किसके पास, CPCB के पास। अब ऐसे तो है नहीं कि CPCB को लग रहा है कि भाई ये रूल बनाने यहाँ पे जरूरी है तो हमने बना दिए सिर्फ, बिल्कुल भी नहीं। उन्हें क्या करना पड़ता है, पहले वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन देना पड़ता है, ऑफिशियल गैजेट में डालना पड़ता है, उसके बाद ही वो क्या कर सकते हैं, रूल्स बना सकते हैं। और कोई भी रूल अगर इस एक्ट के अंदर बन रहा है, ठीक, कोई भी रूल अगर EPA के अंदर बन रहा है तो उसको सबसे पहले पार्लियामेंट में लेकर पड़ता है, दोनों के दोनों फिर उसके ऊपर साइन करते हैं कि हाँ जी ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और उसके बाद वो क्या होगा, ऑफिशियली वो रूल बन के तैयार होता है। नेक्स्ट हम बात करें, देखिए हमने सारे के सारे सेक्शन कवर कर लिए। सेक्शन में क्या कवर किया हमने, एक बार फिर से क्विक रिकैप देखिए इसका। सबसे पहले क्या किया, अरे बहुत बेकार आ गया। सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले प्रीलिमिनरी, यानी कि सबसे पहले शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट की कब मेनली इसका नाम क्या है, ठीक है, कहाँ पे अप्लाई होता है, कहाँ पे अप्लाई होता है, साथ ही साथ फोर्स में कब आ गया, फोर्स में कब आया था, 1986 में ही फोर्स में आ गया था, नवंबर में। नेक्स्ट बात करें तो जनरल पावर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या पावर होती है, वो रूल्स बना सकती है, डेलीगेट कर सकती है, सजा दे सकती है, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग जो उसको सही लगता है वो स्टैंडर्ड बना सकती है। इसके अलावा बात करें तो पावर टू प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ द एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ये भी हमने कवर किया, और मिसलेनियस भी हमने क्या कर लिया, कवर कर लिया अच्छे से। ठीक है, कि अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अगर कोई क्राइम वगैरह तो वो किसके अंडर कवर होगा, उसके अंदर किसको सजा मिल सकती है। मिसलेनियस हमने भी कवर किया कि पावर टू डेलीगेट हो गया कि, और उसके अलावा कुछ एक छोटी मोटी बात की, कुछ छोटी मोटी क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी। मिसलेनियस में हमने क्या कवर किया, मिसलेनियस में हमने कवर किया कि पावर टू डेलीगेट
ठीक है। पावर टू डेलीगेट रूल्स किस तरीके से बना सकते हैं, जो रूल्स होंगे वो पार्लियामेंट में पार्लियामेंट अगर कोई भी हम रूल्स बना रहे हैं वो इस एक्ट के अंदर आ रहे हैं तो उसको पार्लियामेंट में भी डालना पड़ेगा, पार्लियामेंट से करनी पड़ेगी, हमें पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हमने कवर कर लिया। तो उम्मीद करती हूँ कि ईपी आपने बहुत अच्छे से कवर कर लिया होगा। तो अब आपको समझ में आएगा कि इसके अच्छे से अमेंडमेंट किस तरीके से है। तो जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इसके अमेंडमेंट्स क्या है। तो अमेंडमेंट्स क्या बोलते हैं, जैसे कि हमने किया था सेक्शन नंबर 15 में था आई थिंक, है ना। हाँ, सेक्शन नंबर 15 क्या बोलते हैं कि अगर क्राइम कर रहा है, वोलेटर है, वो किसको क्या हो सकती है, इम्प्रिजमेंट यानी कि जेल भी हो सकती है 5 साल तक की, और साथ ही साथ उसको 1 लाख रुपए तक का फाइन भी हो सकता है। ठीक है। उसके अलावा क्या हो सकता है, अगर फिर भी दिख रहा है तो फिर वो क्या हो सकता है कि जो फाइन है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, और फिर भी 1 साल तक वो कर रहा है तो उसको क्या हो सकती है, उसकी जो इम्प्रिजमेंट है वो एक्सटेंड हो सकती है 7 साल तक। क्लियर। तो अब क्या बोल रहे हैं कि अमेंडमेंट्स क्या की गई हैं, कि अमेंडमेंट्स क्या की जा सकती हैं। तो एमओएफ ने क्या बोला है कि जो हमारे मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं भूपेंद्र सर, तो उन्होंने क्या बोला है कि जो लेस सीवियर है, मतलब इतने बड़े कोई वोलेटर नहीं है, इतना उन्होंने कोई ज़्यादा नुकसान नहीं किया है या बहुत बड़ा क्राइम नहीं किया इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग, तो उनकी जो इंक्रीजमेंट है उसको कैंसिल कर दो, इंक्रीजमेंट को बिल्कुल बंद कर दो। ठीक है। इंक्रीजमेंट बहुत ही सीवियर केस में, यानी उसने बहुत इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर दिया, बहुत ही ज़्यादा बेकार स्टेप ले लिया इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग, तो ही उसको क्या करो, आप जेल में डालना, वरना उसको जेल में मत डालो, उसके ऊपर सिर्फ आप पेनल्टी लगाओ, यानी कि उसके ऊपर सिर्फ चार्ज लो, उससे पैसा लो, और वो पैसा क्या करो, फिर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड में डाल दो। ठीक है। इस इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड को बनाओ। इस इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड में पैसा आने के बाद उस पैसे से हम क्या कर सकते हैं, इन्वायरमेंट के स्टैंडर्ड्स ले कर सकते हैं, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट या उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं, स्टेप ले सकते हैं। ठीक है। तो उसका पैसे का भी यूज हो जाएगा। तो ये जो है क्या, वापस एक सेकेंड, कुछ ज़्यादा पीछे चलिए मैं, एक सेकेंड बस। तो ये क्या है कि इम्प्रिजमेंट को बिल्कुल बंद कर दो। ठीक है। सिर्फ फाइन को रखो, फाइन रखने के कारण क्या हो जाएगा कि हमारे पास फंड भी आ जाएगा और वो हम फिर इन्वायरमेंटल की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए यूज़ भी कर लेंगे। तो ये थी कुछ एक मतलब अभी तक तो ना सिर्फ मतलब रखा गया है पॉइंट किस तरीके से होना चाहिए। अगर ये मतलब ये हो गया कि भाई हाँ सही है बिल्कुल, तो उसके बाद ही वो क्या हो जाएगा, करंट स्टेटस। तो करंट स्टेटस में उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर अगर लगा कि हाँ भाई बिल्कुल सही लग रहा है, ये तो होना चाहिए, अगर ज़्यादा से ज़्यादा सहमति आती है उसके प्रति, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, उसकी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आ जाएगी, और ड्राफ्ट में भी सही लग रहा है, पब्लिक रिव्यूज़ ले जाएंगे, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, फिर ऑफिशियली उसका रूल्स में अमेंडमेंट हो जाएगी। ठीक है। तो अभी तो जो फीडबैक है वो 27 जुलाई तक लिया जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा कि अगर सही लग रहा है तो वो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में आ जाएगा, और ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आने के बाद फिर पब्लिक से उसके रिव्यूज़ लिए जाएंगे, और अगर उसके बाद भी सही लग रहा है कि हाँ जी बिल्कुल सही रहेगा ये तो बिल्कुल, तो उसके बाद वो क्या हो जाएगा हमारा रूल्स में, यानी कि अमेंडमेंट उसकी आ जाएगी। तो ये है इसका करंट स्टेटस। ठीक है। तो उसके 2 फायदे हो सकते हैं। 2 फायदे के पहले तो देखो, सबसे पहला तो क्या हो सकता है कि इन्वायरमेंटल में अगर फंड जुड़ रहा है तो उसके कारण हम क्या कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी बात है, पैसा आएगा तो सिर्फ इन्वायरमेंटल की क्वालिटी नहीं, वाइल्ड लाइफ वगैरह में भी उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब दोनों सेम ही बात होगी। लेकिन अगर उसके नुकसान की बात करें तो उसके नुकसान बहुत ज़्यादा है कि बहुत अब क्या हो जाएगा, एक तो पहले से इन्वायरमेंटल लॉज बहुत अच्छे हैं, हमारे देश के इन्वायरमेंटल लॉज बहुत अच्छे हैं, बट उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीक है। और अगर आप इन चीज़ों को भी हटा दोगे ना, तो उसके बाद वो क्या हो जाएगा, और भी ज़्यादा वीक हो जाएगा। तो उसके कारण क्या हो जाएगा कि वोलेटर और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। उन्हें ये होगा कि अब तो भाई रूल्स क्या हो रहे हैं कि कम हो रहे हैं, अब तो जेल भी नहीं जा सकते, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा कि ये जो क्राइम सीन्स हैं, यानी वोलेशन है, वाइल्ड लाइफ के रिगार्डिंग भी लगा लो, इन्वायरमेंटल के रिगार्डिंग भी लगा सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और फिर वो थोड़ा सा पेनल्टी दे देंगे, उनके लिए वो पैसा कोई बड़ी बात नहीं है, बट उन्होंने जितना इन्वायरमेंटल को डिग्रेड करा है और उसमें वो कॉस्ट देखी जाए तो वो क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी उसकी कॉस्ट ही। ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल उन्होंने क्या किया, उन्होंने 100 रुपये का नुकसान कर दिया और उसके बाद वो क्या दे रहे हैं, 10 रुपये दे रहे हैं एज अ पेनल्टी, तो ऑब्वियसली नुकसान तो हमारा हुआ ना। तो इस तरीके से काफ़ी सारे नुकसान ही हैं। तो बाकी देखते हैं कि आखिरकार ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जब आएगा तब भी हम इसको मेनली इसके ऊपर एक छोटा सा लेक्चर कवर करेंगे। वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, बट मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ईपी एक्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा इस। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो ऑब्वियसली आप कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा कमेंट तो कर ही सकते हैं यार। एनीवे, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।